नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में आप सभी को तो पता है शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा और शब्द के भेद देखेंगे। तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप सभी को तो ये पता ही है। अब हम शब्द के भेद देखेंगे। शब्द के 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर फिर से उसके भेद हैं। तत्सम भेद, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, इन सब का इसमें समावेश है। दूसरा है बनावट के आधार पर शब्द। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं, प्रत्यय युक्त शब्द आते हैं, कृदंत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द। इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद। एक है विकारी शब्द जिसे हम सव्यय कहते हैं और दूसरा है अविकारी शब्द जिसे अव्यय कहते हैं। तो विकारी शब्द के भेद है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो अविकारी शब्द के भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द का अभ्यास करेंगे। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और पुरुष परिवर्तन के कारण परिवर्तन या बदल होता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अब उसमें से पहला विकारी शब्द देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या भाव को दिया गया नाम। जिस नाम से उस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ या भाव को पहचाना जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम है, हिमालय है, नदी है, ये जो है नाम, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा में से पहला भेद देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें किसी व्यक्ति, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी विशिष्ट या एक ही का बोध कराता है। फिर से मैं दोहराती हूँ परिभाषा। किसी व्यक्ति, प्राणी विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी विशिष्ट या एक ही का बोध कराता है। उदाहरण मोहन, ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। हिमालय, ये स्थानवाचक का उदाहरण है ना। गंगा, भारत, पृथ्वी आदि। अब हम दूसरा भेद देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द
पूरी जाति या समूह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से देखिए, जो संज्ञा शब्द पूरी जाति या समूह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम न होकर पूरी जाति या समूह के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव, पर्वत, नदी, देश, ग्रह आदि जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, दोष, दशा और स्वभाव को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाले गुण, दोष, दशा और स्वभाव को प्रकट करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी, क्रूरता, मीठापन, खट्टापन, बड़प्पन आदि। तो यहाँ पर गुण, दोष, स्वभाव आदि को यहाँ पर इन शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन पदार्थों को नाप या तौला जाता है जो ढेर या राशि के रूप में होते हैं, ऐसे द्रव रूप, वायु रूप अथवा धातु या द्रव्य पदार्थों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हवा है, पानी है, सोना है, मिट्टी है, चावल है, शक्कर है। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इन्हें नाप और तौला जाता है या उसकी राशि होती है ना। तो ये सब द्रव, वायु रूप, धातु आदि पदार्थों के नाम हैं। तो इन सब का प्रयोग द्रव्यवाचक संज्ञा में किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला भेद समूहवाचक संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों के समूह को दिए गए नाम समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से दोहराती हूँ, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों के समूह को दिए गए नाम समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग, भीड़, सेना, गुच्छा, फूलों का गुच्छा होता है ना, गुच्छा, अनेक फूल उसमें होते हैं। झुंड, मेला, दरबार, सभा आदि का प्रयोग समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5 भेद देखे हैं और उसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। धन्यवाद।